नमस्कार दोस्तों। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिसके ऊपर जीएसटी का पूरा इकोसिस्टम वर्क करता है। यदि आप जीएसटी में एक रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि ना मिले तो आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना बेकार हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक रिबेट की तरह वर्क करता है, एक छूट की तरह वर्क करता है। जो भी जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जो आपको पे करना है, उसमें से आपको ये छूट मिल जाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, जिससे कि आपका टैक्स का जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेसिक कोर्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की मीनिंग क्या होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करना यदि आपको है, लेना है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसके लिए आपको क्या क्या शर्तों को फॉलो करना जरूरी है, कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है, और आपके जीएसटी पोर्टल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से अपडेट होता है और किस तरीके से आपको क्लेम लेना है, वो सारी बातों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट की मीनिंग को समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जो रमेश है उसने सुरेश से ग्रोसरी आइटम्स 50,000 रुपये का इसने बाई करा और उस पर जीएसटी का जो पेमेंट किया वो 6,000 रुपये का उसने पेमेंट कर दिया। यहाँ पे जो रमेश 6,000 रुपये का पेमेंट कर रहा है और जब इस माल को लेकर के अपने दुकान में आता है और वहाँ पे उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके वो उस माल को फर्दर कस्टमर को बेचता है और उससे जीएसटी जो भी उसको कलेक्शन आती है, तो क्या रमेश वो पूरा जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा? आंसर इज नो। वो कहेगा कि मैं 6,000 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, मुझे इसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। तो ये जो 6,000 रुपये की जो क्रेडिट है ना, जो एडजस्टमेंट है, यही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करना मैंडेटरी है। तो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कंडीशंस के बारे में डिस्कस करता है। तो सबसे पहला जो कंडीशंस है वो ये है कि जो भी ग्रोसरी आइटम्स आपने खरीदा है सुरेश से, वो ग्रोसरी आइटम सिर्फ और सिर्फ आप दुकान में कस्टमर को बेचने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे रमेश क्या करेगा कि इस जो भी ग्रोसरी आइटम्स है वो अपने पर्सनल यूज में यदि वो लाता है तो वो आईटीसी क्लेम नहीं ले सकता है। दूसरा कंडीशन ये है, रमेश मस्ट हैव इनवॉइस और डेबिट नोट ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। तो जीएसटी में क्या होता है, हर एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। तो रमेश जब जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा तो उस टाइम पे उसके पास इस ग्रोसरी आइटम्स की इनवॉइस होनी चाहिए या फिर डेबिट नोट का होना जरूरी है। यदि इनवॉइस और डेबिट नोट यदि इसके पास नहीं है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक क्लेम नहीं ले सकता है। पॉइंट नंबर 3 जो कंडीशन से, सुरेश मस्ट अपलोड सच इनवॉइसेस और डेबिट नोट इन जीएसटी रिटर्न। अब यहाँ पे जो रमेश है इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि सुरेश जो सप्लायर है वो इनवॉइसेस और डेबिट नोट को जीएसटी पोर्टल पे अपलोड ना कर दे। फोर्थ कंडीशन है कि सुरेश मस्ट डिलीवर आइटम्स टू रमेश टिल जीएसटी रिटर्न। अब नेक्स्ट मंथ में यानी फरवरी में जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले रमेश के पास ये जो ग्रोसरी आइटम्स है वो डिलीवर्ड हो जाना चाहिए, और डिलीवरी कराने की जो जिम्मेदारी है वो सुरेश की है। यदि आपको गुड्स रिसीव नहीं होता या सर्विसेज आपको रिसीव नहीं होती है जीएसटी रिटर्न फाइल करने वक्त तक, तो आप उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, रमेश मस्ट फाइल जीएसटी रिटर्न 3B। अब तो रमेश को यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो उसे जीएसटीआर 3B को फाइल करना जरूरी है। यदि जीएसटीआर 3B रमेश फाइल नहीं करते हैं तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भले ही उनके जीएसटी रिटर्न में वो दिख रहा है लेकिन उसको क्लेम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, कंडीशंस जो फुलफिल करने हैं, रमेश मस्ट पे विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस। इन केस यदि 180 दिन के अंदर यदि रमेश पेमेंट नहीं करते हैं और अपने जीएसटीआर 3B फाइल करते समय उन्होंने जीएसटी का जो क्लेम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो क्लेम है 6,000 रुपये का, उन्होंने अवेल कर लिया है, तो उनको बाद में क्या होगा कि 180 दिन के बाद वो जीएसटी का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जीएसटी पोर्टल पे जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, उसका एक कंप्लीट प्रोसेस है जो आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, जो सुरेश सप्लायर है उसको
GSTR1 फाइल करना जरूरी है, सबमिट करना जरूरी है। GSTR1 प्रिपेयर करते समय सुरेश क्या करेगा कि रमेश का GSTI नंबर मेंशन करेगा, उसमें जो 50,000 रुपये की जो वैल्यू है ग्रोसरी आइटम्स की वो दिखाएगा और GST का अमाउंट 6,000 रुपये दिखा करके वो GSTR1 को सबमिट कर देगा। जैसे ही वो GSTR1 सबमिट करता है तो यहाँ पे रमेश के GSTR2A में वो डाटा जो है आके अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक या उसके बाद भी अपडेट हो जाता है और GSTR2A में जो भी डाटा आपका दिखता है, चाहे वैल्यू हो चाहे टैक्स का अमाउंट हो, वो डायनेमिक होता है। यदि GSTR2A में जो भी डाटा आपका आता है वो तुरंत अपडेट होकर के यहाँ GSTR2B में आ जाता है और GSTR2B में जो डाटा अपडेट होता है वो जनरली अगले महीने के 13 तारीख के बाद ही होता है। ठीक है, तो 2B में एक बार यदि आपका GST का अमाउंट आ गया, वैल्यू आ गई, तो फिर वो चेंज नहीं हो सकती है क्योंकि GSTR2B जो होता है वो स्टैटिक होता है। तो यहाँ पर यदि कोई भी मिसमैच नज़र आती है आपको GSTR2B में, तो वहाँ पे सुरेश को जब आप बोलेंगे तो वो नेक्स्ट मंथ में ही उसका करेक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो 2B में जो भी डाटा आपका होता है वहाँ से ये 3B में आकर के सेव हो जाता है। 3B में आपको पता है कि जो भी आपकी सेल्स की अमाउंट होती है, जो परचेस की अमाउंट होती है और उस पर जो दोनों की GST होती है वो आपके 3B में आके सेव होती है और यहीं पे ही आपका जो भी एडजस्टमेंट वगैरह होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो यहीं पे ही होता है। इसलिए आपको GSTR3B फाइल करना जरूरी है यदि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना चाहते हैं। GST पोर्टल पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के कंप्लीट प्रोसेस को जो हमने डिस्कस किया था, अब यहाँ पे हम ऑनलाइन उसको देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे लॉगिन ID और पासवर्ड अपना डाल के इंटर कर लेंगे। यहाँ पे आपको मेन डैशबोर्ड पे फाइल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना जो भी मंथ है या क्वार्टर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम जुलाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GSTR2A और GSTR2B यहाँ पे दो तरीके के यहाँ पे फॉर्म आपको दिख रहे हैं। तो जैसे ही आपका जो सप्लायर है यानी कि सुरेश जैसे ही GSTR1 को सबमिट करेगा या IFF को सबमिट करेगा, ठीक है, यहाँ पे GSTR2A में जो डाटा है वो आपके आकर के सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने माल परचेस किया है सुरेश से, ठीक है, मतलब ग्रोसरी आइटम जो भी परचेस किया था उसने, तो उसकी जो B2B इनवाइसेस वाले सेक्शन में ही आपको आके देखना है क्योंकि GST में दोनों ही पर्सन रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे B2B इनवाइसेस में आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सुरेश ने इनवाइसेस अपलोड करे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो GSTR2A में आपको एक तरीके से रिकंसिलेशन की फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने परचेस लेजर से यहाँ पे जो भी वैल्यू या फिर GST रिपोर्ट की गई उसको आप मैच करा सकें। तो यहाँ पे सिंपली आपको चेक करना है, यहाँ पे आपके सप्लायर का नाम दिखता है तो यहाँ GST नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपने माल परचेस करा था उसकी इनवाइस डेट, इनवाइस नंबर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि आपकी जो वैल्यू है, जितने का आपने माल परचेस करा था वो अमाउंट यहाँ पे सही आ रही कि नहीं आ रही है और यहाँ पे जो GST रिपोर्ट की गई वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे मिलानी है। यदि मिसमैच करता है तो आपको अपने सप्लायर को तुरंत इसे रिपोर्ट करना है ताकि इसको सुधारा जा सके। अब यहाँ पे जो भी डाटा है आपने यहाँ पे मैच करा लिया, देख लिया, सब कुछ ओके है, तो GSTR2A से जो डाटा है वो GSTR2B में जाकर के सेव हो जाता है। ये ऑटो ड्राफ्ट हो जाता है, ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो हम यहाँ पे बैक पे आएंगे और एक बार हम चल के देखते हैं कि GSTR2B में क्या हमारा डाटा अपडेटेड है कि नहीं है, क्योंकि हमको ITC तभी मिलेगी जब GSTR2B में हमारा डाटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम GSTR2B को व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा ITC अवेलेबल और यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन में जाना है ऑल अदर ITC, क्योंकि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन से आप जो सप्लाई लेते हैं वो इसकी डिटेल्स आपको यहीं पे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको B2B इनवाइसेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों इनवाइसेस हमारे GSTR2A में दिख रहे थे वो यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं, ऑटो ड्राफ्ट होकर के अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, तो श्री कृष्णा इलेक्ट्रोटेक और फोन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जो मतलब सुरेश का हमने एग्जांपल लिया था तो सुरेश का नाम यहाँ पे आएगा। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं इनवाइस वैल्यू भी हमारी मैच कर रही है। ठीक है, जब आप इसको आगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको टैक्सेबल वैल्यू, उसका GST का रेट, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। तो जनरली जैसे 2B है ये 13 तारीख के बाद ही अपडेट होता है और आपको 22 तारीख और 24 तारीख 2 डेट मिलती है GSTR3B फाइल करने की, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे GSTR3B का ऑप्शन
ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे। मान लीजिए कि हम इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो जीएसटी का अमाउंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला वो अपडेट है कि नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पहला वाला टैब होगा इसमें आप जो जीएसटी होता है वो आपको यहाँ पे दिखता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जितना आपने जीएसटी चार्ज किया है वो दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो एलिजिबल आईटीसी का ये टैब मिलता है, और ये जो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B से ही आके यहाँ पे सेव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ही आपका एडजस्टमेंट होता है और उसके बाद जो रिमेनिंग आईटीसी आपकी बचती है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पे ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको सिंपली इसकी डिटेल देख रहे हैं कि कितनी आईटीसी हमारी आई हुई है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑल अदर आईटीसी जो 5वां वाला टैब है यहाँ पे पॉइंट है, इसमें आपका जो भी अमाउंट होगा जितना भी आपका टैक्स यहाँ पे आके क्रेडिट हुआ है वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिख जाता है। और 2B से ही डाटा इसमें आकर के देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी टेबल्स हैं इसमें 4A1, 3, 4, 5, B2 ये सब ऑटो ड्राफ्टेड होते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू इन जीएसटीआर 2B। आपकी 2B में जो भी वैल्यू होती है वहीं से ये ऑटो ड्राफ्ट होके यहाँ पे सेव हो जाता है डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली आप पीछे की तरफ चले आएंगे, इसके बाद आप 3B को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद इसको फाइल करेंगे तो ये एडजस्टमेंट होगा वहाँ पे, बाकी अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप जब मेन डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहीं पे आकर के जो भी आपका रिमेनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ये यहाँ पे आकर के सेव हो जाता है, ताकि आप बाद में फ्यूचर में फिर कभी आपकी सेल्स हो तो उसमें से ये एडजस्ट आप कराते रहें, ठीक है। तो ऐसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो प्रोसेस है वर्क करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आई होप कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा पाया। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।